ऐसे जो वीआईपीज हैं, प्रधानमंत्री की इतनी सैलरी होती है कि वो टोल टैक्स दे सकता है, गरीब नहीं। वीआईपीज जो सैलरी बेस्ड है वो दे सकते हैं टोल टैक्स, गरीब नहीं। ऐसे ही चलता है कि आप टैक्स की के कोने से हमारे पीठ और पेट पर लात लगातार बजाते चले जा रहे हैं। मनुष्यता रही नहीं गई हिंदुस्तान के अंदर। टैक्स नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ होने में कुछ ही समय बचा हुआ है। इस क्रम में अगर हम देखें तो कई तरीके की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट का जहां नाम घोषित करती चली जा रही हैं, वहीं बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी अब अवेयर होकर के कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित और बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नफ़रत का माहौल बन रहा है, सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत विकसित भारत होता चला जा रहा है, ये बढ़ता हुआ भारत है, ये नया भारत है, यह इंडिया है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आचार्य सुदर्शन गिरी जी हैं यहाँ सत्यपथ, जो कि गोकुल नगरी में है। डॉक्टर संपूर्णानंद मल, पूर्वांचल गांधी, पर्यावरणविद, समाजविद और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी, उनके आवास पर आना हुआ हम लोगों का। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आना हुआ और यहाँ किस लिए, क्या प्रयोजन रहा? जी धन्यवाद आगाज भारत न्यूज़। मैं वाराणसी काशी से आचार्य सुदर्शन गिरी, शिष्य श्री श्री 1008 श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज। और यहाँ पे आने का प्रयोजन ये हुआ कि समस्याएं तो सब देख ही रहे हैं आप सब, फिर भी ये बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर संपूर्णानंद मल के विचार जो गांधी से प्रेरित हैं, और ऐसा लगा कि हम तो गांधी को नहीं देखे थे, गांधी के बारे में केवल पढ़े थे, सुने थे, लेकिन इनके कुछ विचारों को और इनसे मिलने के बाद ये लगा कि हाँ, आज भी गांधी किसी न किसी व्यक्ति के रूप में किसी न किसी जगह पे विद्यमान है। काशी की पहचान आध्यात्मिक धार्मिक तौर पे रही है, और गोरक्ष प्रांत जो है, गोरखपुर, इसकी भी अगर पहचान की बात करें, आइडेंटिटी, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म को रहा है। तो काशी से गोरक्ष प्रांत आना हुआ, क्या मतलब? काशी से गोरखपुर आने का केवल इतना उद्देश्य है कि दिल्ली में जो बैठे तानाशाह हैं वो काशी से हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में जो इस समय सत्ता को संभाल रहे हैं वो गोरखपुर से हैं। तो यहीं से एक आगाज़ करना चाहते हैं। गोरखपुर जो है गोरखनाथ की नगरी है और ये अध्यात्म की नगरी है, तो यहीं से एक मुहिम हम चलाना चाहते हैं, और ये विचारों की लड़ाई है, और जिसमें मैं गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई है, और इसमें हम सत्ता के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, और इस तानाशाही सत्ता को और इसके अड़ियल रवैयों को उखाड़ फेंकने का। ऐसे कौन सी बातें आपने महसूस किया कि आपको लग रहा है कि तानाशाही देश में व्याप्त हो गई है और कोई तानाशाह इस समय देश में शासन कर रहा है? क्यों नहीं, अगर आप, हालांकि आप तो चैनल वाले हैं, आपको सब पता होगा। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ही दौरान पता चल गया देश हिंदू मुस्लिम में नहीं, हिंदुओं के बीच ही बंट रहा है, और धर्म में ही एक नए धर्म का उदय हो रहा है कि चारों जो हमारे भारतीय सनातन के मूल हैं, जिसको हम अपने धर्मशास्त्र में प्रधानमंत्री कहते हैं, जिन्हें दर्जा ही दिया जाता है, उन सभी शंकराचार्यों की अवमानना की गई। और शंकराचार्य जो 4 पीठ और 4 वेदों के मानक हैं और प्रमाण हैं हमारे यहाँ, जो सबसे ऊपर माने जाते हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया, राजनीति किया गया, और चुनाव को देखते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और उसके बाद आप देखा जाए रामानंदी संप्रदाय अलग और शंकराचार्य अलग चल रहे हैं। इसका मतलब विचारों में कहीं ना कहीं कुछ तो मतभेद हुआ है। नहीं, ये तो इस बात का तो पहले से ही खंडन हो चुका था कि वो राम संप्रदाय के नहीं है, वो तो वेदों को मानने वाले हैं। तो फिर इसमें लड़ाई किस बात की है? वेद, सनातन धर्म और जो भी संस्कृति है वो वेदों को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, कोई राम को मानने वाला है। तो इसका मतलब ये है ना कि हम एक खुद ही नहीं है, एक संगठित। जैसे हम हिंदू को अलग मानते हैं, मुस्लिम को अलग मानते हैं, ईसाई को अलग मानते हैं, इसका मतलब कि देश एकजुट नहीं है। देश में जो तानाशाह है वो विभेद कर रहा है लोगों के बीच में और समाज में। तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड साफ है। हम केवल इतना चाहते हैं कि कुछ मौलिक चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं भूख। किसी को कपड़ा वस्त्र तन बाद में आदमी ध्यान देता है कि हमारा तन ढका है कि नहीं, पहले भूख होता है, पानी होता है, उसका ही व्यवस्था कर दे। मूलभूत चीज़ें जैसे दाल, चीनी, तेल, इन सब पे जो टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है, इसको हटा दें, टोल टैक्स हटा दें तत्काल प्रभाव से। ये मानवीय विषय है और ये मानव को मूलभूत आवश्यकता है। ट्रेन का सफ़र जैसे जनसंचार है, चिकित्सा है,
इसको फ्री कर देना चाहिए, अब तक कर देना चाहिए थी तो इन्हें। क्यों सरकार आयुष्मान कार्ड जारी कर रही है देश में? अगर जहाँ तक आपने भूख की बात कही, तो क्या 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो मुफ्त राशन दे रही है? तो ये भूख मिटाने का प्रयास नहीं है? मैं देश को अलग मान के नहीं चलता हूँ, न तो न्यूज़ चैनल को अलग मान के चलता हूँ, न किसी व्यक्ति को। केवल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि आपको 5 किलो राशन मिलता है? हालांकि ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, आप तो मुझसे पूछ रहे हैं क्या उस 5 किलो राशन को अगर मैं आपको दे दूं तो आप उससे अपना जीवन और दैनिक क्रियाकलाप कर लेंगे 1 महीने का? क्या जो आयुष्मान कार्ड बना है, जरा आप चेक कीजिए, 142 करोड़ की जनसंख्या में 5 करोड़ भी आयुष्मान कार्ड हमें नहीं लगता दिए होंगे, और ये दिए भी होंगे तो उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और हम कह रहे हैं अगर आयुष्मान कार्ड आप बना रहे हैं, चिकित्सा फ्री क्यों नहीं कर दे रहे हैं? कार्ड भी 50 रुपये का आप बना रहे हैं, उसके नाम पे 5 करोड़ लोगों को 50 का गुड़ा आप कर लीजिए, इतना आप उसको भी पैसे का नुकसान कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि जनसंचार और चिकित्सा फ्री हो? हम नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। कब करेंगे? फ्री ना हो, ये ज़रूरत है, ये मौलिक चीज़ें हैं, मूलभूत हैं। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 3 चीज़ें मौलिक है, ये राज्य का कर्तव्य होता है। डीपीएसपी है, उसमें कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य, वो देगा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य। अब आने जाने के जैसे आर्टिकल 19D की है कि भारत में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं अगर आप नागरिक हैं। कई बार टोल टैक्स में मैं खुद ही अपनी गाड़ी लगाता हूँ तो मुझे लगता है अवमानना जैसे मुझे महसूस होता है कि अपमान कोई कर रहा है, अपमान जैसा। 25-50 दो, बात 25-50 की है ही नहीं, केवल ये बात है कि ये ऐसे कितने 25-50 लोगों से ले रहे हैं। भाई अगर आप 10 लाख की गाड़ी कार खरीद सकते हैं, कार जो कि लग्जरी लाइफ में लग्जरी आइटम में काउंट होता है, तो आपको 50-100 रुपये खर्च करने में क्या तकलीफ है? देते हैं ना 78,000 1 लाख रुपए, जितना भी रोड टैक्स लिया जाता है तुरंत देते हैं, बीमा करवाते हैं, फिर चलते हैं। पेट्रोल का दे सकते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल अगर हो सकता है महंगा, हम चल सकते हैं, 25-50 और दे सकते हैं। बात यह है टोल टैक्सों पे गुंडों को पाला जा रहा है। नहीं, थोड़ा संभल के बोलिए, वो गुंडे नहीं है, दे आर द नहीं, एम्प्लॉइज। नहीं, बिल्कुल नागरिकों के लिए वो गुंडे हैं, नागरिकों के लिए वो गुंडे हैं। देश का नागरिक टोल टैक्स पे अगर 20 रुपये 50 रुपये नहीं तो क्रॉस नहीं कर सकता। बॉर्डर क्रॉस कर रहा है क्या? मैं एकदम सोच समझ के बोल रहा हूँ। और टोल भाइयों को अगर ये चीज़ें बुरा लग रहा है तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि आप अपने देश के लोगों को समझे, अपने भाईचारे को समझे, उन्हें 25-50 के लिए जाने दीजिए। विभेद हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियाँ 36 लोग, करीब 3 दर्जन लोग ऐसे जो वीआईपीज हैं। प्रधानमंत्री की इतनी सैलरी होती है कि वो टोल टैक्स दे सकता है, गरीब नहीं। वीआईपीज जो सैलरी बेस्ड है वो दे सकते हैं टोल टैक्स, गरीब नहीं। जो दे सकता है उससे नहीं लिया जा रहा है, जो नहीं दे सकता उससे लिया जा रहा है। अच्छा, इस आधार पे आप विभेद बता रहे हैं? आधार पे, ये बहुत बड़ा आधार है, ये कम नहीं है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा आधार है। तो अब देखा जाए तो जो नागरिकों को दिया गया है मताधिकार, कहीं ना कहीं 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट फ्रेम की जाती है वो नागरिकों के जी, लोक कल्याण के हित में, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, तो क्यों नहीं आप उस मत का प्रयोग करके और इसको सारी आपने बहुत अच्छी बात की। आप ईवीएम हटवा दीजिए, बैलेट पेपर चुनाव करवा दीजिए, हम तैयार हैं, हम विरोधी नहीं करेंगे, हम वोट देने जाएंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब बैलेट पेपर पे करवा दीजिए। तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, आप जाइए वहाँ पे रिट फाइल कीजिए, उसके लिए कंसिडर करने के लिए लोग, व्यवस्था है, सिस्टम है, सारे लोग अपने नाम पे लगे हुए हैं। आज आपको बता दें इतने केसेस पेंडिंग हैं, डेली पीआईएल पड़ रहा है, सब कुछ तो पड़ रहा है। हर चीज़ कुछ समय के बाद लगने लगता है जैसे साजिश है, एक साजिश के तहत सिस्टम चल रहा है। होगा वो भी अगर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो यही चाहता हूँ, न्याय से बड़ा कुछ नहीं होता। न्यायपालिका अगर बैठी है तो जरूर वो अच्छा विचार करेगी और जरूर बैलेट पेपर पे चुनाव कराएगी। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो चुका है, और सबसे इस बड़े लोकतंत्र के बम कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काउंट किया जा रहा है। इससे कुछ आप आहत लग रहे हैं? नहीं, मैं प्रधानमंत्री के पद से नहीं, व्यक्ति से नहीं, उनके कार्य से, उनके विचार से आहत हूँ। मुझे उनसे, न तो मेरा घर उनके बगल में है, न मेरा उनसे ज़मीनी विवाद है, न कुछ उनसे मेरा वैचारिक, हाँ वैचारिक है वो केवल एक चीज़ के लिए। जब 2014 में हमने कांग्रेस की सत्ता को हटाया था, हम एजेंडे थे, हम धर्म के रूप में एजेंडे बने इनके लिए, हिंदू के। ये लेट के सीढ़ियों पे बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति का या एक पार्टी का या किसी का नहीं, मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ। और कुछ आज आदर्श जितनी भी इनकी योजनाएं हो उस पर हालांकि बात ही अभी मत कीजिए आप। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा तो मुझे एक चीज़ याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है पूरा
कि न्याय होगा कि बैलेट पेपर पे चुनाव बड़े जल्द होगा। और रही बात प्रधानमंत्री की, आपने कहा कि मैं आहत हूँ, सिर्फ मैं आहत नहीं हूँ, बहुत लोग आहत हैं। और इस आहत का परिणाम आप बैलेट पेपर पे चुनाव करा दीजिए, आपको निकल जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता जमानत जब्त हो जाएगा, लेकिन ये भरोसा है कि 1-2 वोट अगर ये पा गए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है। जो एबी न्यूज़ के हमारे दर्शक हैं, इन्होंने कहा है, जिनका नाम सुदर्शन गिरी जी है, कि अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो 1 वोट पा जाए, बहुत बहुत बड़ी बात है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, 1 वोट, सिंगल वोट। अगर इनका वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम होगा तो ये तो खुद को तो देंगे ही, 1-2 जाते हैं भैया नॉमिनेशन में, वो देंगे। बाकी क्योंकि अभी तो बटन का खेल है, ठीक है, बटन का खेल लेकिन है। आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री का डंका आज देश ही नहीं विदेशों में चिघाड़ रहा है? आप कुछ मत कीजिए, 10 बच्चे कीचड़ में रहें और एक कोई बाहर अच्छा कपड़ा पहन के बैठा रहे, सेंट लगा के बैठा रहे, तो आपको भी लगेगा उसको गोद में ले लूँ, वो अच्छा लग रहा है। देश की स्थिति कीचड़ है, प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो काहे नहीं डंका बजेगा। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मशरूम खाते हैं, देख रहे हैं गाल लाल हो गया उनका, गुलाबी एकदम। और आज के 10-15 साल पहले की वीडियो देख लीजिए, लग रहा है अच्छे जवान होते चले जा रहे हैं। अब तो खुद वही धर्माचार्य देश के बन बैठे हैं, कुछ दिन में प्रवचन करने लगेंगे, शास्त्र सम्मत बातें समझाने लगेंगे। जब शंकराचार्यों का वो मानना वो कर सकते हो तो कुछ भी देश में कर सकते हैं। डंका तो बज रहा है, इसमें संदेह नहीं है। ये डंका कहीं ना कहीं लोक कल्याण में नहीं बज रहा है। अरे अगर लोक कल्याण में ही बसता तो आप ये बताइए, केवल एक व्यक्ति कैसे ऐसा इतना अन्याय कर सकता है लोगों के साथ? क्या उसको दिखता नहीं है? क्या उसको ये सब चीज़ें दिख नहीं रही है? तानाशाही रवैया, केवल तानाशाह है, केवल मनमाना है। केवल 2 ही चीज़ है, कुछ हो राहुल गांधी जिम्मेदार, कुछ हो वो जिम्मेदार। हालिया आप समझ लीजिए, अभी सीए का कोई मुद्दा 5 साल से 4 साल से पेंडिंग में था, अचानक से ला दिया गया, भूख को दबा दिया गया, रोटी को दबा दिया गया। सीआईए पे बुलझिए, 20-80 का रेशियो हो गया, लड़ाई 20-80 का। आप 80% हैं, आपको डर है 20% से, और वो 20% का सोचो क्या डर होगा तब 80% से। लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि हम नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, बल्कि नागरिकता दे रहे हैं। गृह मंत्री जी सरदार पटेल की कुर्सी सुशोभित कर रहे हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो नागरिकता दे रहे हैं, किसको गिन के दे रहे हैं? जैसे 1, 2, 3 को देंगे, 4 नंबर बगल हो जाए। क्या नागरिक कौन है? जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, संविधान में लिखा गया है। और इस आधार पर वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को, इनको शामिल किए, एक को केवल नागरिकता नहीं देंगे। तो भेदभाव है। और जबकि वो 20% है यहाँ पे, क्या वो व्यक्ति नहीं है? उसका जात धर्म छोड़ दो, भूख जो है वो रोटी मांगती है, वो शास्त्र और ज्ञान नहीं मांगती है। उसके लिए ब्रह्म, उस टाइम भूख के लिए ब्रह्म रोटी होता है, न कि आपकी किताब, आपके विचार, आपके शास्त्र। उसके बाद वो कहता है भरपेट लोग आंदोलन करते हैं जिनके भरे हैं। क्रांति वो करता है जो भूखा होता है। हम क्रांति की बात करते हैं, आंदोलन की नहीं। तो अगर इस संदर्भ में बात करें, जैसे उन्होंने 3 देशों को कोट किया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इंट्रूडर की समस्या, जो घुसपैठियों की समस्या रही है, देश में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई, तो ये रोकने का प्रयास है, तो देश को सुरक्षित किया जा रहा है। आपसे केवल एक छोटा सा मेरा खुद ही उत्तर भी है, प्रश्न भी है, कि जैसे हमने 1947 में देश को बांट दिया धर्म के आधार पे। अब जो धर्म बट रहा है, धर्म के आधार पे ये राष्ट्र हिंदू हो रहा है, हिंदू राष्ट्र। कोई आपत्ति नहीं, जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो फिर जाति बचेगी, जाति के आधार पे। एक बार तो बट गया है धर्म के आधार पे, अब फिर अंदर ही अंदर क्यों बांट रहे हो? अखंड भारत को क्यों खंड खंड तार तार कर रहे हो? इसको मत करें, अस्मियता से मत छेड़छाड़ करें। हिंदू राष्ट्र की मांग एक मध्य प्रदेश के इस समय कथित तौर पे बड़े बाबा कहला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार भी उनको कहा जा रहा है। क्या वो इस बात की समझ नहीं रखते हैं कि हम संवैधानिक मूल्यों के तहत संचालित हो रहे हैं? दरअसल संविधान जो है उसके तहत संविधान पढ़ा भी होना चाहिए व्यक्ति। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़े हैं, ये उनका विचार है। स्वतंत्रता सबको होती है, बोलने का भी, घूमने का भी। वो क्या बोल रहे हैं उनका वो निजी मैटर है, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं है इतना कि हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अभी न्यायपालिका बैठी है। हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? कल आप खड़े होकर कह दो मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, कोई खड़ा होकर कह दे अब चमार राष्ट्र हो जाए, कोई कह दे ब्राह्मण राष्ट्र हो जाए, परसों कोई कह दे ठाकुर राष्ट्र हो जाए, यादव कह दे अब अहीर राष्ट्र हो जाए। तो राष्ट्र ऐसे लोगों के कहने से, व्यक्तियों के कहने से होता है? ये तो मुद्दा है एक। नहीं, कहा जा रहा है कि लोगों को उनको समर्थन भी मिल रहा है। तो फिर जब लोगों को समर्थन मिल रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? बना लें खुद ही, दिक्कत कहाँ आ रही है?
अरे हिंदू राष्ट्र है ही जब 80% आप हैं, अभी हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भूख लगना बंद हो जाएगा। रोटी नहीं चाहिए उसके तरह ईंट खाएंगे आप, मिट्टी खाएंगे क्या? क्या है हिंदू राष्ट्र? कुछ नहीं है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण दिया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र कहने में क्या तकलीफ है, वो भी तो हिंदू राष्ट्र है। अब वहाँ वंदे भारत नहीं चल रहा है भाई, वहाँ का प्रधानमंत्री अब एयर इंडिया वन में नहीं घूम रहा है, वहाँ का प्रधानमंत्री 84,000 रुपये किलो का मशरूम नहीं खा रहा है। वो हिंदू राष्ट्र कभी गुलाम ही नहीं था, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम में बटा ही नहीं है। वो जब बटा ही नहीं तो उसकी क्या बात करें? नेपाल की आप बात करने जा रहे हैं? इतनी बड़ी चीज़ यहाँ भारत में छोड़ के अब नेपाल की बात तो बांग्लादेश की करेंगे, ये गलत है। कोई राष्ट्र नहीं, जैसे राष्ट्र संविधान न्याय विधान, शास्त्र जैसे होता था पहले, शास्त्र होता था न्याय विधान, अब संविधान न्याय विधान है। जब संविधान न्याय विधान है तो हम कौन होते हैं उसके इतर जाने वाले? और संविधान की इतर जाने का मतलब है कि आप न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं। ये संविधान का देश है, धर्म का देश अब नहीं रह गया। ये धर्म का देश है तो सभी धर्माचार्य एक जगह होने चाहिए थे 22 जनवरी को, जो 500 साल का बता रहे हैं इतिहास। राम आ गए हैं, राम को उंगली पकड़ के लाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, सब ठीक है, होना चाहिए। और मैं भी कहता हूँ राम मंदिर बनना चाहिए, उससे पहले थोड़ा भूख का भी व्यवस्था कर देना चाहिए। बस इतनी सी बात। अब जो इस समय आप मुहिम लेकर के चले हैं काशी से, तो क्या क्या आपने मुद्दे और मूल्य तय किए हैं? मुद्दा बहुत सामान्य बेसिक है, 2 मुद्दे हैं केवल, एक न्याय का और दूसरा पेट का। और जब न्याय होगा तो पेट का भाई उसी में आप टोल टैक्स फ्री कर दीजिए, खाद्य जो सामग्री मूल्य जो जीवनचर्या जीवन जीने के लिए है, जैसे दाल है, गेहूं है, दाल गेहूं तेल, इस पे आप टैक्स हटा दीजिए, जीएसटी हटा दीजिए, टोल टैक्स फ्री कर दीजिए, सभी को स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए। अंबानी भी परिवार वहीं इलाज करा पाए, गरीब भी वहीं इलाज करा पाए। दूसरा चीज़, जब आप ये सब चीज़ें कर देंगे तो आवश्यकता बहुत ही कम हो जाएगी, सीमित। जैसे एक लड़का है अभी आज एडमिशन कराए, कहीं पढ़ने जाए, एजुकेशन, आज भी भारत शिक्षा देने के लिए, अपने नागरिकों को शिक्षा देने के लिए वो पैसा ऐंठ रहा है, उस शिक्षा की फीस पे भी जीएसटी ले रहा है। ये बहुत ही दयनीय और सोचने वाली विषय है। आप इस समय पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संप्रानंद मल के आवास पर बैठे हैं। हाँ। आपको पता है पूर्वांचल गांधी जब बोलते हैं तो आग लग जाती है। क्या आप ऐसी विचारधारा के पोषक हैं? फिर वही बात, आग लगनी चाहिए। जठराग्नि कहा जाता है, 5 तत्वों से शरीर बना जिसमें अग्नि भी एक तत्व है। वो जागृत कैसे होगा? वो होना चाहिए समय समय पर जागृत। और वो अन्याय के प्रति हो रहा है, ये अच्छी बात है। ऐसा आग नहीं है हम किसी के घर फूंक दिए, कुछ कर दिए। ये तो क्रांति की आग है। भगत सिंह के अंदर लगी थी, चंद्रशेखर के अंदर लगी थी, गांधी के अंदर भी लगी थी। अहिंसा सत्य का पथ, तो सत्य का पथ पे जो रहेगा हम उसके साथ हैं। हम व्यक्ति और विशेष धर्म और जाति इसके पक्षधर नहीं हैं, हम मानवता के पक्षधर हैं, हम गांधी के पक्षधर। हम गांधी की देश में, गांधी से हमें आज़ादी मिली है, बहुत शहादत के बाद मिली है। और किसी के हिंदू मुस्लिम या ये बनाम वो बनाम में हम इसमें देश अब टूटने नहीं देंगे। हमारा भी ये धर्म बनता है, अगर हमारा ये धर्म बनता है, यदि गलत हो रहा है तो हम गलत बोलें। समर शेष नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अपराध है, दिनकर जी ने ऐसा कहा है। तो हम ये देख नहीं सकते, देखने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है और पापी नहीं हो सकता। मैं अंतिम तौर पर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, बस अपने अधिकार को समझे और कुछ नहीं करना है। अपने अधिकार को समझे, जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ ऐसे केवल खड़े कर दें, हिल जाएगी सत्ता। और बहुत से सत्ता और सिंहासन में अपने सामने हिलते देखा है। 36 साल की उम्र में बहुत उखड़ गए हैं, कई 100 साल से 150 साल से ज़्यादा। कांग्रेस आज करीब 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस का, तो लगभग मान के चलिए आप 139 साल की कांग्रेस लड़खड़ा गई। 125 साल बाद वो लड़खड़ा गई। इनको अभी 10 साल भी तो नहीं हुआ पूरा, अभी 1-2 महीने बचा ही होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समझना चाहिए। इनको हम बहुत भरोसे के साथ चुन के भेजे थे, ये लगा था भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। अब काला धन आया कि नहीं आया तो नहीं पता, कई हजार करोड़ बाहर चला गया, ये समस्या। निश्चित तौर पर ये बातें बड़ी गंभीर हैं और सोचने वाली हैं। और जो भी जिम्मेदार लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आप ज़रूर बताएं कि ये इनकी सोच, इनकी विचारधारा देश हित में कितना है, लोक हित में कितना है। आप हमें बताएंगे तो हम और इसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नमस्कार। इनका काशी से वाराणसी, यानी कि काशी और वाराणसी से यहाँ आना हुआ है और आपके विचारों से प्रभावित हैं, क्या कहिएगा?
पहले तो आगाज़ भारत चैनल का वेलकम। और कहना ही है कि हमारी तो लड़ाई आपको पता ही है कि गांधीवादी तरीके से सत्य, अहिंसा और मनुष्यता की लड़ाई होती है। जहाँ भी कोई किसी दबे हुए व्यक्ति को दबाना या अन्याय हो रहा हो वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। और इनको किसी वीडियो में जानकारी मिल गई, 2-4 वीडियो इन्होंने देखा तो इन्हें भी लगा कि ये जो खाने पीने के सामान पर जो चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, दवा पर जीएसटी पीठ पर कहीं जीएसटी लगता है। दुनिया के इतिहास खंड में बताएंगे कि दुनिया के किसी इतिहास में हमको बता दीजिए कि कहाँ पेट पर टैक्स लगाया गया। और भारत के इतिहास के संदर्भ में बताइए, हम इंडोलॉजी के विद्यार्थी हैं, कभी भी किसी कालखंड में पेट पर टैक्स नहीं लगाया था। और अंग्रेजों की क्रूर और जुर्मी हुकूमत ने नमक पर टैक्स जब लगाया तो उसी इरविन के नमक कानून को गांधी ने तोड़ दिया उनके सामने। तो ये जो चावल, आटा, तेल, दाल, चीनी, इस पर टैक्स जो लगाए हैं ना, नरेंद्र मोदी की सत्ता लगाई है, 22 में लगाई है। 2022 अगस्त में चंडीगढ़ के जो जीएसटी की बैठक हुई है उसमें बैठ के, सड़क से बैठ के टैक्स लगता है। और आप इंसानियत का कत्ल करेंगे हिंदुस्तान के अंसर। 100 लेटर लिखा हूं। 23 मार्च जानते हैं ना, 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत है। 23 मार्च को यदि टैक्स इनका वापस नहीं हुआ, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स हमारा वो मौलिक अधिकार है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है। 19B स्पष्ट रूप से व्यवस्था करता है। आप हमारे पैर में टैक्स की बेड़ी डाल देंगे, हम हमारी उस अधिकार को छीन लेंगे जो हमारे माँ से मिला हुआ है। और कानून भी जिसकी रक्षा का उपाय। आप टैक्स लगाया क्यों? तूने हमारी गाड़ी पर टैक्स लगा क्यों? क्या हम टैक्स में जिंदा रहना चाहते हैं? सड़कें हमने दी, जमीन हमने दिया, पैसा हमने दिया, मजदूरी करके बनाई हमने, तुमको वोट देके सदनों में हमने भेजा, तूने वोट की भीख मांगी थी और सेवा का शपथ लिया था, और जाके हमारे पीठ पर चाबुक बजाते हो। चलने कैसे दूंगा तुम्हारे कानून को? 23 मार्च तक टोल टैक्स टूटेगा, नहीं तो दोनों तरफ से एक एक टोल लेन फ्री कर दें बाय एंड फ्रो, ताकि जिनके जेब में पैसा नहीं है वो लोग भी अपनी गाड़ी लेके। और मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं। आपने एक वीडियो में सवाल में पूछा है कि 10 लाख की गाड़ी लेके चल सकता है आदमी, तो टोल के लिए 100 रुपए, 110 रुपए, 50 रुपए। आपको पता है कि 80% जो गाड़ियां सड़क पर चलती हैं बिलो 10 लाख हैं, उसमें से 80 to 90% लोग बारो लोन लेके, उधार लेके, बड़े मुश्किल से कर्ज में खरीदते हैं गाड़ी। रजिस्ट्रेशन पर 1 टाइम शुल्क दे देते हैं, एक्साइज ड्यूटी खरीदते समय दिए। तेल 50 रुपए का तूने 100 रुपए में बेचा, और हमारी सड़क पर गाड़ी जाएगी तो तुम टोल टैक्स लोगे। तुम्हारी बाप का सड़क है क्या? तुम आए कहां से हो कि सड़क पर टैक्स कैसे ले सकते? 100 पत्र लिखने के बाद हुकूमत नहीं सुनी है। ऐसी हुकूमत को आप देखते चलिए, इस तरह की जुल्म की ढाई हुई हुकूमत को चलेगी कैसे? यह हुकूमत चलने कैसे देंगे? 23 मार्च के बाद बनारस से संत जी आए हैं, महाराज जी आए हैं बाबा वहां से, और एक दुर्लभ संत है। और मैं बनारस, ये वतन ऐसे ही चलता है, वतन मुल्क ऐसे ही चलता है कि आप टैक्स के कोने से हमारे पीठ और पेट पर लात लगातार बजाते चले जा रहे हैं। मनुष्यता रही नहीं गई हिंदुस्तान के अंदर। टैक्सेशन पार्लियामेंट का इशू है, सड़क से आप टैक्स लगा रहे हैं। हम इतने मूर्ख जाहिल बने हुए हैं। आप जेल खाने में डाल दीजिए, नहीं तो अपना टैक्स आदि वापस ले लीजिए। चलने ही नहीं दूंगा हुकूमत को। और बोलिए, इनकी हुकूमत को नहीं चलने दूंगा 23 के बाद। थैंक्स। थैंक्स।